नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की कहां पर पहुंची और इसी के साथ में देश के किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बताएंगे आपको 32 किसान संगठन कर रहे थे आंदोलन, लेकिन अब बढ़ते हुए 50 हो चुके हैं। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। अमित शाह को अपना दौरा भी रद्द करना पड़ा है। इसी के साथ में जगह जगह पूरे देश में आंदोलन देखे जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में किसानों को रोकने के लिए जेल बनाना चाहती थी मोदी सरकार, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भाजपा के ही अपने मंत्री ने मोदी सरकार की पोल खोली है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी कई सारे बड़े मजबूत उम्मीदवार उतारने वाली है और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अभिनेत्री के खिलाफ 7वीं बार गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अन्नदाताओं की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर जारी है। 31वें दिन राहुल गांधी ने यात्रा को रामगढ़ चौक बस स्टैंड से शुरू किया है। उदयपुर से शुरू हुई यह यात्रा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए जनसभा के अंदर किसानों को लेकर कई बड़ी बातें कही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी देश के किसानों के लिए मुद्दा उठाते हुए कहा कि मोदानी ने लूटा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट संबंध क्या है, मोदी की मजबूरी, ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। मोदी और अडानी के मिलन को लेकर विभिन्न विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्टर शेयर किया है इसमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जा रहा है जो अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, जबकि किसानों के लिए बड़े बड़े कील बिछाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि मोदानी ने पोर्ट, एयरपोर्ट और अन्य स्थानों पर जमीन हड़पा है, फायदा लिया है और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारे एमएसएमई को बंद होने दिया गया है। 10 सालों में 33,000 छोटे बड़े उद्योग बंद हुए हैं। आरोप लगाया जाता है कि सरकार केवल अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है, जिनमें औद्योगिक घराड़े और ठेकेदार शामिल है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एमएसएमई जो नौकरी पैदा करती है उसके बंद होने को लेकर भी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो एमएसएमई एक्ट 2000 के तहत एमएसएमई को सब्सिडी दिलाने में मदद की गई थी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में श्रमिक अन्याय का मुद्दा भी उठा रही है, यानी मजदूरों के साथ जिस तरीके का न्याय हो रहा है इसका मुद्दा भी उठाया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों के न्याय को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कहा कि कब मिलेगा हमारे किसानों को उनका हक। ग्रामीण भारत का 70% हिस्सा होता है, करोड़ों लोग इसी परिवेश में कृषि द्वारा भारत की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। मोदी ने किसानों को ठगा है, जिनके कारण उनके साथ ये सब हो रहा है। किसानों को फसल का सही दाम न मिलने के कारण 60% से ज्यादा किसान कर्ज में दबे पड़े हैं। नतीजा किसान आत्महत्या और बर्बाद होते जा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से देश के किसानों को मैसेज देते हुए कहा गया कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करने में योगदान देगा, उनके जीवन को बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है, यानी पार्टी की ओर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया जा रहा है। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा हमारी एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बदलाव लेकर आएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा पाएंगे। कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय बनेगा और किसान समृद्ध बनेगा और समृद्ध किसान देश की तकदीर को बदलेगा। साथ साथ दोस्तों 2020 के किसान आंदोलन में 32 संगठनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार जैसे ही किसान आंदोलन को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और बीते दिन दिल्ली चलो आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ताकत का इस्तेमाल किया गया है। इन 32 संगठनों को और ज्यादा समर्थन मिल गया है। अब 50 किसान संगठनों ने आंदोलन में जुड़ने का फैसला लिया है, यानी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और किसानों ने जो आंदोलन की टाइमिंग चुनी है दोस्तों, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता टेंशन में आ गए हैं। यही बड़ा कारण है कि अमित शाह अपने कई दिनों के दौरे के लिए गुजरात गए थे, लेकिन अपने दौरे को छोटा करके अचानक से दिल्ली रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों के लिए 12 फरवरी को गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे थे। माना जाता कि 2 दिनों की उनकी यात्रा होने वाली है, लेकिन अपनी यात्रा को उन्होंने पहले में ही शॉर्ट करते हुए कम करते हुए दिल्ली का रुख कर लिया है। उनकी तरफ से उठाए गए इस कदम को लेकर स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण दबाव में ये कदम उठाए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर किसानों को रोकने का प्रयास किया जाएगा, मांगे नहीं मानी जाएगी, तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। किसानों ने जो मांगे सामने रखी है उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी पर कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ होना चाहिए, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को 10,000 रुपए पेंशन मिलना चाहिए, भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए, लखीमपुर खीरी कांड में दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड के जो समझौते हैं उसे रद्द किया जाना चाहिए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाना चाहिए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम का अधिकार मिलना चाहिए, 700 रुपए दिहाड़ी दी जानी चाहिए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नकली बीज कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनी पर कड़ा कानून बनाकर कार्रवाई की जानी चाहिए, मिर्च हल्दी और अन्य मसालों को लेकर राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए, संविधान की 5वीं सूची को लागू करके आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद की जानी चाहिए। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मीडिया में चल रहे किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल और बल के उपयोग को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लाठी चली तो आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये देश आंदोलन से बचेगा, देश आजाद
आजाद हुआ था तो 90 साल लगे थे, ये जाएंगे। अगर इस आंदोलन के साथ छेड़खानी की गई, लाठी चलाई गई तो ना किसान हमसे दूर है ना हम किसानों से दूर है, यानी यूपी के किसान भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस तरीके से उन्होंने एक मैसेज भेज दिया है। हालांकि राकेश टिकैत की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 16 तारीख को भारत बंद में उनका पूरा संगठन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी दोस्तों परसों और बड़ा आंदोलन हो सकता है। साथ साथ राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किसानों के प्रदर्शन के मामले में दखल देकर किसानों की मांग को पूरा करने के लिए कहा है। साथ साथ किसानों के मामले को लेकर राजस्थान के अंदर भी अलर्ट हो गया है। दोस्तों गृह विभाग ने बीकानेर संभाग के 3 जिलों के अंदर नेट बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि यहाँ के किसान भी दिल्ली की ओर रुख कर सकते हैं। और जिस तरीके से इमेज सामने आ रही है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल का उपयोग किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आंदोलन कई राज्यों के अंदर और ज्यादा बढ़ जाए। वहीं दोस्तों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को अस्थायी रूप से जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक किसानों की मांग जायज है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान में हर व्यक्ति हर नागरिक का अधिकार है। किसान इस देश के अन्नदाता है, अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं दे रही है इंडिया गठबंधन की दिल्ली सरकार। अगर आप भी मानते हैं कि ये सही निर्णय लिया है तो अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने पूछा कि किसके कहने पर आप लोगों ने हाईवे को बंद कर दिया है, आपको जनता को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ले रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों के अपने अधिकार होते हैं, वे आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ वहां से गुजरना चाहते हैं, यानी पंजाब से हरियाणा के थ्रू दिल्ली जाना चाहते हैं। आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? यहाँ से वो गुजर सकते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार है, सबका अधिकार है रास्ते पे चलने का। हरियाणा की तरफ से कहा गया कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। पंजाब ने कहा कि यह बात गलत है। पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण है, किसान बिना हथियार के दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए हमने उनको रास्ता दिया है, हमने उनका रास्ता नहीं रोका। साथ साथ हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में किसानों की मंशा बता रही थी, वे लोग वही है जिन्होंने दिल्ली में उपद्रव मचाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला, कोई रिकॉर्ड है आपके पास या फिर कोई सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश करिए। इस तरह की मंशा बताने से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कि वो रास्ता क्यों रोक रहे हैं, जबकि इससे कुछ महीने पहले ही जंतर मंतर पर आकर भी देश के किसानों ने प्रदर्शन किया था। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर किसानों के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसान विरोधी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी को ड्रोन उड़ाता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि ड्रोन का इस्तेमाल करके आंसू गैस के जो गोले फेंके जा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें वो दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा गया है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी किसानों पर ही ड्रोन का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोले फेंकने की तैयारी चल रही थी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ रबड़ के बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है किसानों को रोकने के लिए। लाइव चैनल पर मीडिया कर्मी ने यह जानकारी दी है। इसके बाद जो पता चला है उसके अनुसार स्थिति अभी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। किसानों ने अपनी बैठकें बुलाई है और इसके बाद आगे के निर्णय को लेकर फैसला लिया जा रहा है। भारी संख्या में बॉर्डर के आसपास किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों ये देशव्यापी आंदोलन इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी जोरदार आंदोलन देखने को मिला। वीडियो शेयर करते हुए जानकारी देते हुए शैलेंद्र यादव ने बताया कि किसानों का यह देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। तमिलनाडु के किसान है जो दिल्ली चलो किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, बजाय उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। साथ साथ कटीले तारे और कीले और बंदूक के साए। मोदी सरकार ने फिर अंग्रेजों के दमन की याद दिलाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंश काल के रूप में जाना जाएगा। आज बीजेपी की केंद्र सरकार और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने देश की राजधानी को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, जैसे कि किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया है। दिल्ली को चौतरफा, खास तौर पर हरियाणा, क्योंकि वो 2/3 हिस्सा है, वहाँ क्या मंजर है सबको पता है। सुरजेवाला ने कहा कि सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टिकड़ी, दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर और कंटेनर्स लगाकर उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर का है, जहां किसानों की चौतरफा किलाबंदी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष में छल से सतह पर आसीन दुर्योधन दुशासन जान ले कि दुष्चक्र रच ले, शकुनी मामा चाहे कितनी चाल चल ले, धर्मभ्रष्ट धृतराष्ट्र चाहे अपनी आंखों के साथ साथ जुआ को भी सिल ले, लेकिन इस बार अन्नदाता किसान सरकार के भ्रम जाल में नहीं आने वाले हैं। इस बार वो अपना वाजिब हक लेकर बगैर हस्तिनापुर से लौटने वाले नहीं, वो केवल न्याय मांगता है। सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है, अभी तो पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने दरवाजा खटखटाने आए हैं। जब पूरे देश के किसान की कुमुक दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा? भाजपा सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भाजपा ऐसा करती है तो इसे सैनिकों का अपमान माना जाएगा, यानी जिस व्यक्ति को आदर्श घोटाला यानी देश के सैनिकों के परिवारों को मिलने वाले सोसाइटी में घोटाले से जुड़ा पाया गया है, उसे बीजेपी अपने साथ में लेकर आ रही है, जो सीधे तौर पर देश के सैनिकों का अपमान है। आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। साथ बिहार के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी के लोगों ने बहुत मुश्किल से बहुमत जुटा लिया हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि दोनों के नेताओं ने सत्ता में होने के बावजूद अपनी पार्टी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। यही बड़ा कारण है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंतर कलह सामने आने के बाद विपक्ष के लिए अच्छा मौका
है बिहार के अंदर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का। साथ साथ ईडी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत रेड्डी, सूर्य नारायण रेड्डी और दूसरे आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 10 फरवरी को की गई थी, जिससे पता लगा है कि 2023 के आखिरी में हुए चुनाव में भरत रेड्डी ने 42 करोड़ इकट्ठा कर चुनाव में इस्तेमाल किया था। एजेंसी ने इन आरोपों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई कर्नाटक के बेल्लारी में दर्ज करवा दी थी। साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से इस्तीफा देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, यानी राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद उन्होंने बताया कि पार्टी में आने के बाद उन्होंने विचारधारा पर काम किया कि 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। और इसके बाद उन्होंने कई सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए विचारकों का नाम लिया, चाहे शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा हो या फिर राम मनोहर लोहिया हो या फिर अन्य महापुरुष हो। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से ये करते आए हैं, 90 भाग हमारा है, क्योंकि 100 में 90 शोषित है। इसके बाद उन्होंने बताया कि पार्टी ने जनाधार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से कहा था कि आप होली के बाद यात्रा निकालिए और लोगों को जोड़िए, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने आगे और भी कई बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं जितने भी बयान देता हूं उसे निजी बयान बताकर मामले को टाल दिया जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक राष्ट्रीय महासचिव हूं तो मेरे बयान को पार्टी का बयान क्यों नहीं माना जाता है। मैं एक बयान देता हूं उसे निजी बयान बताकर कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद जो बातें उन्होंने कही है दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं, त्याग पत्र देता हूं, कृपया इसे स्वीकार करिए। पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आपके द्वारा दिए गए सम्मान, स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी का एमएलसी बने रहने का फैसला लिया है। देखते हैं अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। वहीं पर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मंडी पहुंचे, जहां पर किसानों से मुलाकात की और कठिन घड़ी में उनसे वार्तालाप के बाद कई सारे मामले को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस सरकार केंद्र में बनने के बाद उनके सारे मामले सॉल्व किए जाएंगे। साथ साथ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी अभिनेत्री जया प्रदा को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 7वीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित करके पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पूर्व सांसद के खिलाफ 7वीं बार गैर जमानती वारंट जारी की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि कौन लोग हैं जो इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 7 बार गैर जमानती वारंट जारी होना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। साथ आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए अपने बयान पर माफी मांगी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले की शिकायत को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमने शिकायत खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बीते 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और गुजरातियों को लेकर की गई टिप्पणी पर अपना बयान वापस लिया था। दरअसल तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूरे गुजरातियों को चोर बता गए थे। बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छे नेता के तौर पर उन्होंने फैसला लिया और बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि किसी नेता पर टारगेट करते हुए उसके समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता। और तेजस्वी यादव शुरू से ये बात कह रहे हैं। साथ दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार आते ही नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया है। आरजेडी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि नीतीश बीजेपी सरकार महागठबंधन सरकार के वक्त की नीतियों को लागू करने से क्यों मुकर रही है। दरअसल दोस्तों लाखों लाख की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। नियोजित शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि जहां तहां लोग दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी सरकार के फैसले का यह पुरजोर तरीके का विरोध है। साथ साथ शरद पवार के करीबी नेता का दावा, कहा बीजेपी ने मुझे भी दिया था ऑफर, लेकिन हमने जेल जाना पसंद किया। अनिल देशमुख ने दावा किया कि बीजेपी ने सरकार में शामिल होने का ऑफर किया था। मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ गया था। यानी ऐसे दावों से ऐसा लग रहा है दोस्तों की नेताओं को केवल 2 ही विकल्प दिए जा रहे हैं कि या तो हमारे साथ रहो या फिर जेल के अंदर रहो। साथ साथ सपा ने तीसरी बार जया बच्चन को राज्यसभा भेजा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है राज्यसभा के चुनाव के लिए, जिसमें 3 नाम घोषित किए गए हैं। आलोक रंजन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को भी कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बाद बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। खासकर गोदी मीडिया के अंदर दावा किया जाता है कि वो बड़े नेता हैं, उनके जाने से पार्टी में अस्त व्यस्त हो जाएगा मामला, कई सारे विधायक भी चले जाएंगे, लेकिन एक भी पत्ता नहीं हिला। 40 कॉर्पोरेटर है उनके क्षेत्र के, पार्षद है और 2 डिप्टी मेयर है और 1 मेयर है। उनमें से कोई भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि पार्टी के साथ बने रहने का फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट है। साथ साथ कर्नाटक राज्य गंभीर सूखे से जूझ रहा है, साथ साथ पेयजल संकट का सामना भी कर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 32 करोड़ का अनुदान दिया है, जो पूरी तरीके से गलत है। इस कहावत की तरह जब रोम जल रहा था तब नीरव बांसुरी बजा रहा था, ऐसी चीजें की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों सिद्धरमैया सरकार के फैसले की आलोचना भाजपा के लोग कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि क्योंकि कर्नाटक की फाइनेंस स्थिति अच्छी नहीं है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए अनुदान नहीं दिए जाने चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, इंडिया गठबंधन की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट देने का वादा किया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी कभी राजी नहीं होगी। तो ये तय हो चुका है कि पंजाब और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ने वाली है। कम से कम दिल्ली के अंदर कांग्रेस
पार्टी कम सीटें नहीं लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और अभी 2024 के सर्वे ये बताते हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी अगर राज्य में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई टक्कर दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है। ये बात आम आदमी पार्टी को भी समझना पड़ेगा। साथ ग्रेटर हैदराबाद के उप महापौर एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने अपने पति के साथ मंगलवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। इस जोड़े के जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी मेयर उन्हें दरकिनार किए जाने से बीआरएस नेतृत्व से नाखुश है और हाल ही में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव द्वारा बुलाई गई बीआरएस पार्षदों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। इसी के साथ में दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री संजय कुमार झा को आगामी राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। जनता दल यूनाइटेड ने यह जानकारी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से बधाइयां भी दी गई है। साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है नंद गोपाल गुप्ता, जो आजकल तस्वीरें शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के गांव चलो अभियान में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अमेठी के एक गांव की तस्वीर शेयर करते हुए जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक घर में जाकर खाना खा रहे हैं। इस पर लोगों ने तस्वीर पर अपनी राय देते हुए कहा कि फोटो में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत अमेठी के अंदर एक गांव में है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी सीतापति के घर खाना खाया और रात भर रहे। मंत्री जी को प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीफ करनी है तो लेकिन उज्ज्वला योजना की फजीहत करा बैठे। अगर इसी में गैस सिलेंडर और चूल्हा होता तो परफेक्ट फोटो आ जाती। वैसे मंत्री जी अच्छे आदमी हैं। हमारे शहर इलाहाबाद का लगभग कंट्रोल ले ही रखा है। गरीबों की भरपूर मदद करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मंत्री जी जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें घर तो बना हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि घर पर प्लास्टर नहीं हो रखा, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है तो लोग मान भी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर चूल्हे पर रोटी बनाया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या यही उज्ज्वला योजना है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को चूल्हा दिया है खाना बनाने के लिए? पवन खेड़ा ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना गई चूल्हे में। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ 2 साल के बाद फिर से किसान अपनी मांग को लेकर सामने आए हैं। किसानों की माली हालत पर सवाल उठाने के मकसद से एक तस्वीर फिर से शेयर की जा रही है। 3 करोड़ की मर्सिडीज पर बैठा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो किसान आंदोलन में जुड़ा हुआ है। इसे लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर जब ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया है और देश के आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर, तो उन्हें पता चला कि मॉडिफाई की गई फोर्स मोटर्स की गोरखा गाड़ी की तस्वीर किसानों को अमीर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन में शामिल लोग किसान नहीं है। बीते वक्त में भी कई ऐसे मौके आए थे जहां ये देखने दिखाने की कोशिश की गई थी कि प्रदर्शन में शामिल लोग गरीब नहीं है। ये कहना कि प्रदर्शन कर रहे किसान गरीब नहीं है प्रदर्शन को बदनाम करने का जाना माना हथकंडा है। ओप इंडिया नाम के राइट विंग वेबसाइट ने एक लंबे लेख के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि प्रदर्शनकारी मॉडल और फिल्मकार है जो विदेश घूम चुके हैं और जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। वो शख्स असल में एक फिल्म मेकर है जो किसानों के साथ सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में बैठा हुआ है क्योंकि वो हवाई फुटेज ले रहा है। दरअसल दोस्तों एक फिल्म मेकर को किसान बताकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का ये एक बार फिर से एजेंडा चलाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जुड़ली बताएगा। साथ अशोक चव्हाण को लेकर 2019 में 13 अप्रैल को देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के खिलाफ अशोक चव्हाण ने एक एग्रीमेंट किया था जिसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। वाटर एग्रीमेंट था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सरकार को लेकर निशाना साधा था। दरअसल दोस्तों अब उसी तथाकथित महाराष्ट्र विरोधी अशोक चव्हाण को बीजेपी अपने साथ में लेकर आ गई है। पूरी तरीके से वो साफ सुथरे हो जाएंगे। साथ साथ बिहार में एक विपक्षी दल की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आरा व्यवहार न्यायालय ने सीपीआई एमएल पार्टी के विधायक मनोज मंजिल को 23 साल की सजा सुनाई है, यानी एक तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। साथ साथ देश में मोदी जी के अच्छे दिन की वजह से आज देश के 185 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्ज है। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। हर 2 घंटे में 5 आदिवासी दलितों पर अत्याचार होता है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। मोदी जी केवल भाषण देने में समाज का उद्धार नहीं होता। समाज के सुधार के लिए पंडित नेहरू जी के दिखाए गए रास्ते और संविधान के मुताबिक चलना पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 1 लोकसभा सीट देते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 1 सीट की भी हकदार नहीं है, लेकिन हम गठबंधन धर्म निभाते हुए उनको 1 सीट दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को मानेगी? आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। दोस्तों साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतारने वाली है? जो जानकारी दी गई है कि सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में की सबसे ज्यादा बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टी दिल्ली में बन सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे कैंडिडेट दे दे तो 2 से 3 सीटें जीतने की स्थिति में है अरविंद केजरीवाल की ओर से। हालांकि अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने दम पर तैयारी शुरू कर ली है। जो माना जा रहा है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी 7 उम्मीदवार उतार सकती है, जिसमें अजय माकन, कृष्णा तीरथ, जयप्रकाश अग्रवाल जैसे नेता शामिल है। इसमें माना जा सकता है कि कन्हैया कुमार, अलका लांबा और कई सारे फेमस चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली से पार्टी मैदान में उतार सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से तो कह दिया गया है कि मात्र 1 सीट दी जाएगी। क्या ऑफिशियल बयान आम आदमी पार्टी जल्दी जारी करेगी? जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। किसान आर्थिक गतिविधियां पैदा करते हैं। किराने की दुकान गाँव में चलती है जो किसान की जेब में पैसा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के साथ लगातार ये अन्याय हो रहा है। किसानों को कम से कम सही भाव तो मिलना चाहिए। बता दें कि किसान आंदोलन 2024 का नेतृत्व कर रहे किसान
किसान मजदूर मोर्चा और 150 यूनियन के मंच संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। साथ अकाली दल के नेता हरपाल जुनेजा और गुरलाल भंगू ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में ये बड़ी ज्वाइनिंग हुई है, खुद मुख्यमंत्री ने इन्हें ज्वाइन करवाया है। साथ पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी बवाल, नियोजित शिक्षक को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा है। यानी दोस्तों एक और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने कई रोजगार दिए थे और बीजेपी की सरकार बनते ही नीतीश कुमार के साथ अब रोजगार और भर्तियों को लेकर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख